नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की और उससे आ रहे अपडेट्स की। जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। क्या अमेरिका इस युद्ध में कूदने वाला है और भारत के लिए स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ने वाली है या अच्छी होने वाली है? क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार इसराइल अटैक कर रहा है। इसराइल ने तो ये तक कहा कि उसके सुप्रीम लीडर्स खामनेई जो हैं वो हमारे टारगेट पर हैं। मतलब उनकी भी हत्या करने की पूरी प्लानिंग थी, उनको भी हमला करने की पूरी प्लानिंग थी। तो क्या क्या खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। मेरे सहयोगी जो हैं अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, ये क्या क्या खबरें आ रही हैं? सबसे पहले तो अपडेट दे देते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो खबर ये है कि वेस्टर्न ईरान में इस समय, यानी कि अगर हम शाम की बात करें आज की, तो आज शाम भी हमले जारी हैं वहाँ पर। और वेस्टर्न ईरान में काफ़ी सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे अटैक जारी हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इसराइल ईरान का प्रेस टीवी, जो एक सरकारी टीवी था, उस पर अटैक हुआ है, उसके ऑफिस पे। इसके अलावा जो बाकी विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग है उस पर अटैक हो चुका है। तेहरान से 3 लाख लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया है। 3 लाख एक बड़ी संख्या है। और डोनाल्ड ट्रंप जो G7 में मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने बीच में अपना दौरा कैंसिल किया है और वापस वो अमेरिका जा रहे हैं। बिकॉज़ उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई सीज़ फायर होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि नो, देयर विल बी नो सीज़ फायर एट एन एंड, यानी कि कुछ ख़त्म किया जाएगा इस लड़ाई को। और वो ख़त्म कैसे किया जाएगा परमानेंटली, आई थिंक उनका मकसद मतलब ये था कि इस लड़ाई को परमानेंटली हम ख़त्म करेंगे। और वो कैसे ख़त्म करेंगे वो बाद में पता चलेगा। पर आज सुबह जब ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट रहे हैं और G7 की जो मीटिंग है वो कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठने लगे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका भी इज़राइल का साथ देने वाला है, और या फिर ईरान में कुछ मास्टर बम या बॉम्ब ऑफ ऑल मदर जिसको कहा जाता है? और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अमेरिका ने एक जगह शायद बॉम्ब ऑफ ऑल मदर डाला था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, मदर ऑफ सॉरी माफ़ कीजिए, मदर ऑफ ऑल बम डाला था। वो कहाँ डाला था वो मैं आपसे पूछूंगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स हैं। तो फिलहाल जंग जारी है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही हैं जो तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। कुछ ट्विटर हैंडल्स ने, एक्स हैंडल्स ने ये भी दावा किया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं या उसमें उसके ऊपर भी गिरी हैं। तो कुल मिला के इसराइल की तरफ से 24 और ईरान की तरफ से 284, ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, अनऑफिशियल इससे ज़्यादा होंगी। तो ये फिगर्स हमारे सामने आई हैं कि ईरान के करीब 300 लोग और इजराइल के करीब 25 लोग करीब मारे जा चुके। लेकिन कल हमने देखा कि ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया तो वहाँ मिसाइलों की बारिश नजर आई। बहुत बड़े नुकसान की खबर है क्या? नहीं, बिल्कुल नुकसान की खबर तो है, क्योंकि तेल अवीव को अटैक किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव इसराइल का एक स्टार्टअप सिटी है। वहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, ख़ास तौर पर अमेरिकन कंपनीज़ के भी तेल अवीव में ऑफिस हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो यहूदी काम करते हैं वो अमेरिका में भी काम करते हैं, तेल अवीव में भी करते हैं। तो तेल अवीव को एक बिजनेस सेंटर माना जाता है पूरे इजराइल का, क्योंकि यरूशलेम तो एक हिस्टोरिकल सिटी है ना। तो वो एक राजधानी ज़रूर है, लेकिन पहले राजधानी तेल अवीव थी। और तेल अवीव को एक बड़ा, एक आप न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, इस टाइप का शहर मान सकते हैं इजराइल का। तो वहाँ पर अगर कोई नुकसान होता है, और इजराइल मिसाइलें गिरी भी हैं, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट ज़रूर नहीं हुई है, ये भी सच्चाई है कि इजराइल का जो एक्यूरेसी रेट है इस समय कम है। और वो कितने थार्ड फायर करेंगे, कितने अपने एयर डिफेंस सिस्टम फायर करेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। एक चीज़ और कि ये चीज़ें जो जिस तरफ जा रही हैं उससे ईरान के ऊपर क्या ख़तरा मंडरा रहा है, और ये ख़तरा मिडिल ईस्ट में क्या ईरान के लिए ही है, या अगर एशिया पैसिफिक में देखा जाए तो किस किस के ऊपर कैसा कैसा असर पड़ सकता है? देखिए पुनीत, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ईरान का रिजीम फॉल होता है, यानी कि जो वहाँ की सरकार है मौजूदा वो गिरती है, और उसकी जगह कोई अमेरिकन सपोर्टर या जो अमेरिका से जो उनके लोग हैं वो सत्ता में आते हैं,
तो उसका फ़ायदा भारत को नहीं होने वाला। ईरान मौजूदा जो सरकार थी उससे आप मतलब वो रिश्ते प्रगाढ़ता डिफरेंस, हाँ, डिफरेंसेस कायम कर सकते हैं कि वो कट्टर इस्लामी सरकार थी, पर भारत को लेके मोर और लेस वो न्यूट्रल थी। चाबार पोर्ट हमने बनाया, वहाँ पे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हम उस पे काम कर रहे थे। वो चीज़ें हैं, अगर कोई वेस्टर्न गवर्नमेंट आती है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट सपोर्टिव होगी तो शायद इंडिया को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ईरान ने पहले भी, हमने काफ़ी तेल खरीदते थे जब उस पर प्रतिबंध नहीं थे, और ईरान के साथ हमने उसकी करेंसी में भी ट्रेड किया है। तो ऐसा नहीं है, ईरान के साथ उसकी करेंसी में भी ट्रेड किया, प्लस तेल भी खरीदा, प्रतिबंध लगने के बाद भी खरीदा। जब बिल्कुल प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए तब शायद हम नहीं खरीद पाए। तो ईरान के साथ संबंध हमारे अच्छे रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद या अमेरिका के हमले के बाद, या अमेरिका इसमें कूदता है, तो फिर ईरान में जो नई सरकार आएगी वो उस तरह से भारत की तरफ उतनी झुकी हुई नहीं होगी। ब्रिक्स का साथी भी है ईरान हमारा तो रहा है, लेकिन अगर अमेरिकन कोई सपोर्टिव गवर्नमेंट आई, जैसा कहा जा रहा है कि जो उनका शाह का जो परिवार है, ईरान के जो पुराने शाह, वो अभी भी जिंदा है, अमेरिका में रहता है, तो अगर वो सरकार में आते हैं, वापस सत्ता में आते हैं, तो वो ब्रिक्स तो भूल जाओ फिर आप। ब्रिक्स में कुछ नहीं होने वाला, मेरा ईरान नहीं जाएगा उसमें, ब्रिक्स से हटेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, फोर्डो को लेकर कुछ खबर आ रही है? देखिए, फोर्डो को लेके ये अपडेट है, फोर्डो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ बम मारे ज़रूर हैं इसराइल ने, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जिस मदर ऑफ ऑल बम की मैं बात कर रहा हूँ वो इसराइल चाहता है कि अमेरिका वो डाले, या अमेरिका की जो B-52 बॉम्बर्स हैं वो यूज़ किए जाएं। तो अगर इस प्लांट पे वो बड़े बम डाले जाएं, डीप पेनिट्रेशन किया जाए, तब इसका कुछ बिगड़ेगा। बाकी छोटे मोटे बम से अच्छा, आप जो मुझसे सवाल कर रहे थे उसका जवाब मैं बिल्कुल मैं कह दूं ईमानदारी से कि मुझे नहीं मालूम। वो तो आप अफगानिस्तान बताइए। में यूज़ किया था, अच्छा, अमेरिका ने। अमेरिका ने। हाँ। तो रशिया के पास भी ऐसे ही कोई बॉम्ब है? हाँ, रशिया के पास भी बॉम्ब है। रशिया के पास, रशिया दावा करता है। चीन ने हाल ही में एक परीक्षण किया था इसी टाइप के बम का। ये परमाणु बम की कैटेगरी में नहीं आते, बट दे आर आल्सो एज लीथल एज, मतलब बड़ा नुकसान करेंगे, बड़ा बड़े नुकसान। बम, हाँ। हालांकि रेडिएशन नहीं होता परमाणु वाले में, तो रेडिएशन हाँ, 10-20 मतलब वो साल तक हो पीढ़ियों जाता है। तक का असर नहीं है। हाँ, वो नहीं है, बट जो एक्सप्लोजन यूज़ किए जाते हैं वो एडवांस होते हैं, और इसका अमेरिका ने इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप G7 से अगर अचानक से निकले हैं, तो क्या अमेरिका इस युद्ध में कूदने जा रहा है? क्योंकि B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की बात हो, उनका इस्तेमाल हो सकता है, आपने कहा। इसके अलावा हवा में रिफ्यूलिंग के लिए जो विमान हैं वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से करीब 28 विमानों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा एक जो जंगी जहाज़ बेड़ा जो है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी वहाँ भेजा जा रहा है। तो बहुत बड़ी तबाही, क्योंकि भारत भी अब वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है और शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है, और अमेरिका क्या इसमें डायरेक्ट कूदेगा जो बातचीत कर रहा था? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के बगैर इजराइल ये जंग नहीं जीत सकता। ये मैं बता रहा हूँ। ये उसकी वजह ये नहीं है कि मौजूदा समय में ईरान के जो एयर स्पेस है उस पर इजराइल की सुपरमेसी आ चुकी है, यानी कि वहाँ कोई समस्या नहीं है। पर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ईरान में रिजीम चेंज करना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा सेंटर है, पूरा जो जखीरा है ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा है, वो भी तबाह करना। अब इसको तबाह करने में महीना भर लग सकता है। अगर अमेरिका साथ देगा तो ये 2 हफ्तों में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप G7 से जैसे वापस आए, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो शायद जो फुडोर जो न्यूक्लियर प्लांट है, फुर्दो, उस पर अटैक करने की एक प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि फुर्दो जो है वो पहाड़ के अंदर है। तो हो सकता है कि अमेरिका फिर वो सपोर्ट दे दे इजराइल को कि वी गिव दैम बॉम्ब, हमने बम दिया उनको, मदर ऑफ ऑल बम, और वो जाके फटा और उससे जो है ईरान में तबाही मच गई। मतलब जो प्लांट है वो ख़त्म हो गया। इतना सपोर्ट शायद दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी बोला थोड़ी देर पहले, वो ये बोला कि मैं सीज़ फायर नहीं चाहता, मैं इस लड़ाई का ये अजीब है, ये अजीब है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत
मतलब उनकी बातों का पिछली उन्होंने बात क्या कही और अभी क्या कह रहे हैं उससे कोई मेल ही नहीं खाता है, मैच ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति होना चाहिए, मेक अ मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, मेक अ डील, बात करो, और ये वो कहते हैं और उसके बाद वहाँ G7 में कुछ और कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास अरागची जिन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों को, इस एस्केलेशन को मत बढ़ाइए वरना मिडिल ईस्ट में चीज़ें और बिगड़ेंगी, कई मुल्क इसमें शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें जब चल रही हैं और शांति की बात हो रही है, ईरान ने तो ये कहा है कि अगर इजराइल रुक जाता है तो हम तैयार हैं। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा होने की अभी चांसेस नहीं है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। इजराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जब तक इजराइल के वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई चलेगी। ये तब हो सकता है कि अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए और ईरान की बड़ी मात्रा में यानी कि करीब करीब 50 मिसाइलें तेल अवीव में गिर जाए, तो वो एक बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखो, नुकसान तेल अवीव को भी इस बार हो रहा है। पिछली बार हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई, पिछली बार हुतीज़ के साथ हुई, लेबनान में हुई, अगल बगल भी कुछ हुई, सीरिया में आपने कुछ 2-4 बम डाले, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इस बार जो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो तेल अवीव में आके गिर रही हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि तेल अवीव पूरी फाइनेंशियल कैपिटल है इजराइल की। तो अगर फाइनेंशियल कैपिटल में इस तरह के बम गिरेंगे और तो पूरा उसे दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो इजराइल को ज़्यादा नुकसान है। अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो इजराइल को नुकसान है। रही बात ईरान की, ईरान का तो काफ़ी डैमेज होना था, वो काफ़ी हो चुका है। आगे जो डैमेज है ईरान का वो ये है कि जो उसके बचे कुचे फुर्दो हो गया, एक दो और न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, वो बिल्कुल तबाह हो जाएं या वो लेकिन नुकसान। मैं आपसे यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि फोर्दो या दूसरे प्लांट्स जो अभी सेफ हैं उसके, और ईरान जब ये कह रहा है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम इसमें नहीं जाना चाहते, हमने तो केवल जवाबी कार्रवाई की है, हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। तो एक तो बात कि ईरान ने भी अपनी बातों से पलटी खाई है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा था कि हम ऐसा जवाब देंगे कि फिर पुश्ती याद रखेंगी। दूसरी तरफ जो लक्ष्य हासिल करने की आप बात कह रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ईरान का जो लक्ष्य इजराइल हासिल करना चाहता है, यानी कि परमाणु एनरिचमेंट, वो अभी उसके पास है, वो सेफ है, वो ऐसी स्थिति में है कि अगर ये मामला ठंडा पड़ जाता है तो वो आगे जाके कुछ बड़ा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 खतरे हैं। एक खतरे जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे वो ये है कि ईरान का जो यूरेनियम है, अगर वो किसी नॉन स्टेट एक्टर या कोई मेहंदी आर्मी टाइप या फिर शिया मिलिशिया के हाथ लग गया और वो उस मटेरियल को अपनी गाड़ी में भर के कहीं भी चला गया, वो इराक चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो यरूशलेम चला गया, वो लंदन चला गया, फिर क्या होगा? चला गया, यमन चला गया, कहीं भी लेके चला गया, फिर क्या होगा? तो देखिए ये जो ईरान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता। इजराइल ऊपर से बम डाल सकता है, इजराइल अपनी तरफ से जो ओपन में उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको तबाह कर सकता है, लेकिन अगर फोर्दो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर कोई यूरेनियम अभी भी बचा है, वो अगर किसी मिलिशिया के खिलाफ हाथ लग गया तो वो भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को लास्ट में आना पड़ेगा, इजराइल कन्विंस करेगा। इजराइल या तो ये बताए कि भाई देखिए यहाँ पे फलानी जगह, मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि आज रात को कुछ बड़ा हो सकता है, आज ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है फोर्दो, उस पर अटैक होने की कोशिश करेगा अमेरिका। बाकी जो लड़ाई जंग हो रही है वो जाने देगा, उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हो सकता है कि उसके B-52 बॉम्बर्स का यूज़ इस्तेमाल कर सके इजराइल, या फिर जो मदर ऑफ ऑल बम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इजराइल को दे दे फायर करने के लिए। क्योंकि जब तक प्लांट बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है कहना कि क्योंकि इस बात का डर ये भी है कि अगर आपने इमाम खामनेई को मार दिया
तो उसके बाद तो जो नीचे लोग हैं वो तो बेकाबू हो सकते हैं, वो तो बेकाबू हो सकते हैं। मिलिशिया और उसका सबसे बड़ा डर यही है कि मिलिशिया जो है वो एक्टिव हो मिलिशिया जाएगा अगर ज्वाइन, उनके हाँ हाथ लग मिलिशिया जाते ज्वाइन कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि जितने भी सद्दाम हुसैन के जो सपोर्टर थे, जो उसके पर्सनल गार्ड्स थे, पर्सनल उसकी बटालियन थी, वो बाद में कहाँ गई? उन्होंने बाद में ISIS ज्वाइन करा, है ना, बाद में फिर वो प्रॉब्लम करी 10 साल बाद। तो सेम प्रॉब्लम अभी भी हो सकती है कि अगर खामनेई के बाद, क्या खामनेई के बाद जो उनकी मिलिशिया लेकिन मैं है, आपसे- IRGC हाँ, है, उसके कमांडर्स जो हैं वो एक मिलिशिया बना लेंगे और जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको सप्लाई मतलब करेंगे। वजह को ख़त्म करना है। एक बात और है कि एशिया में ईरान का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईरान का परमाणु संपन्न होना ख़तरनाक है, ये बात भी कही जाती है। इस पर शॉर्ट कमेंट चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, देखिए ईरान का होना बेहद ज़रूरी था एशिया के लिए। तेल सबसे ज़्यादा है, गैस का, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा थी। ईरान की जो पोजीशन है, जिस पोजीशन का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है, अपनी जियो पॉलिटिकल जो पोजीशन है, कहता है कि जी सारी सेंट्रल एशिया तो हमारे यहाँ से होके जा सकते हैं, चीन भी हमारे यहाँ से होके जा सकते हैं। वो ही औकात, वो ही ताकत, वैल्यू है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ईरान के अंदर भी है। क्योंकि ईरान की जो पोजीशन है, आप देखिए पूरा यूरोप का 30% ट्रेड वहाँ से होके गुजरता है, तेल गुजरता है, तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ से होके गुजरती है। तो ऐसे में ईरान का एक स्टेबल होना, शांति प्रिय होना, पीसफुल होना ज़रूरी था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब ईरान का रेवोल्यूशन आया, जब ईरान ने ये फैसला किया कि हमें एटॉमिक बम बनाना है, उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई और अब हम देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। तो अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे ग्लोबल अड्डा के ज़रिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि चर्चा कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।